आपके पास जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था और एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, दोनों एक्सपेंशन में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन था वो हमने निकाल लिया था, है ना। आज हम करेंगे कि सपोज जो वर्क डन इन आइसोथर्मल था और एडियाबैटिक था उसको हम समझेंगे इन टर्म्स ऑफ पीवी डायग्राम। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, वर्क डन इन आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ पीवी डायग्राम, कि पीवी डायग्राम की हेल्प से कैसे हम वर्क डन इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में निकाल सकते हैं। तो पीवी डायग्राम आप सब समझते हो कि अगर एक एक्सिस पे हम क्या ले लें, प्रेशर ले लें, और दूसरे एक्सिस पे हम क्या ले लें, वॉल्यूम। सपोज ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्रेशर एंड ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग वॉल्यूम। तो हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब प्रेशर और वॉल्यूम वेरी होगा तो उस केस में जो डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा। तो यहाँ पे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के केस में हम ये वर्क डन निकालेंगे। तो सपोज इनिशियल कंडीशन, एक सिस्टम है हमारे पास और इस सिस्टम के अंदर हमने कल सेम वही किया था कि 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस लिया था और उसको एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर क्या कर दिया था, एनक्लोज कर दिया था, और एक पिस्टन वहां पे लगा दिया था। जो पिस्टन जो था वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन था। तो वर्क डन बाय जो गैस था, वर्क डन बाय द गैस, वो हमने निकाला था, है ना। वो क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो सब हम कर रहे हैं। तो सपोज जो सिस्टम है उसका इनिशियल प्रेशर कितना है, सिस्टम के अंदर मतलब कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस लिया है, इसको एनक्लोज कर दिया है। तो अब ये गैस प्लस कंटेनर को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं। सपोज इस सिस्टम का इनिशियल प्रेशर कितना है, P1, वॉल्यूम कितना है, V1, और टेम्परेचर कितना है, T। तो ये है बी द इनिशियल पैरामीटर्स की कंडीशन है कि ये क्या है, इनिशियल पैरामीटर्स है। अब यहाँ पे अगर हम इसको पीवी डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। सपोज यहाँ पे ये है इनिशियल पोजीशन। अब इस इनिशियल पोजीशन को हम पॉइंट ए, या इनिशियल स्टेट है सिस्टम की जिसको हम पॉइंट ए से शो कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। अब इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग ये हो जाएगा प्रेशर, और इसी पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। इस वॉल्यूम को हम क्या ले रहे हैं, V1 ले रहे हैं। तो बेटा ये देखिए, जो यहाँ पे अगर ये मान ले कि सपोज dV जो है वो स्मॉल इंक्रीज है, किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, कि अभी जो V1 वॉल्यूम था उस V1 में से थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है इस 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस का। तो dV को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है तो हमने लास्ट केस में भी आपने देखा था जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको क्या लिखा था, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद होगा यहाँ पे जब हम ये जो गैस थी इसने इस पिस्टन को dx डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था ऐसे। ये पिस्टन जो पहले इनिशियली यहाँ था वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा इसमें। तो डिस्टेंस कितना हुआ, dx। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, F। तो डिस्प्ले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, dx। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो गैस ने वर्क डन किया, यहाँ पे वर्क जो है वो गैस ने किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय द गैस। तो वो कितना होगा, dw होगा, और dw क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। अब आप जानते हो जो प्रेशर डेवलप हुआ होगा यहाँ पे इस पिस्टन के ऊपर जहाँ गैस फोर्स लगा रही है
वो कितना होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, क्योंकि पिस्टन का एरिया कितना है, ये जो पिस्टन है इसका एरिया है ए, तो यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी P इंटू ए, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे P इंटू ए और ये आ जाएगा dx और ये क्या आ जाएगा dw। और इसको हमने क्या लिखा था, क्योंकि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिखें तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट बन जाता है हमारे पास वॉल्यूम, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट dx को हम लिखेंगे वॉल्यूम नहीं, स्मॉल वॉल्यूम dv। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये सारी चीजें यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो मैं आपको इसको एक स्टेप में भी बता सकती थी कि dw सिंपली मैं सीधा यहीं से लिख देती, कितना हो जाता p इंटू dv। ये तो क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है बाय द गैस। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो है, हम कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, जब ये जो गैस है इसका वॉल्यूम इनिशियल में V1 है और V1 से ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे देखिए यहां तक, इसको थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्लोप आएगा पीवी डायग्राम का वो कुछ ऐसा स्लोप आएगा, डिक्रीजिंग स्लोप, है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये अगर इनिशियल स्टेट है तो ये सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी, जहां पे सिस्टम पूरा एक्सपेंड कर चुका है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, ये आपके पास P2 प्रेशर होगा और ये वॉल्यूम कितना होगा V2। अब आप देख रहे हो इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग वॉल्यूम कितना है V2 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना था V1। इसको अगर हम ओरिजिन ले ले O, तो ये वॉल्यूम V2 और इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग B के पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग अगर हम इसको y एक्सिस पे मिला दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा। ये क्या था, ये था हमारे पास P1। इसमें किसी को डाउट? तो देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस कब होगा, जब आपका वॉल्यूम कंप्लीटली एक्सपेंड कर जाएगा इस गैस का, फ्रॉम द पॉइंट A जो कितना है A1 टू द पॉइंट B जो कितना है V2। तो यहां से यहां वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, dw का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होगा w, और ये हमारे पास आ जाएगा, लिमिट्स लगाएंगे v1 से v2 और ये हो जाएगा p dv। ये तो हम नॉर्मली समझते हैं, ठीक है। अब अगर इस एंटायर एक्स जो ऑपरेशन है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करना चाहें, पीवी डायग्राम की हेल्प से, ये तो हम नॉर्मली जो हमने वर्क डन किया था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में, आपको पता है इस प्रेशर को हम चेंज करने वाले थे, पीवी इज इक्वल टू जो आरटी अपने कांस्टेंट लिखा था उससे, लेकिन अब हम ऐसे ना करके इसी प्रोसेस को, मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसी रिजल्ट को किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहे, पीवी डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे वो देखिए। वो हम कैसे करेंगे, सपोज करते हैं ये जो ए बी लाइन आप देख रहे हो ग्राफ की, जो एक ग्राफ है किसका, स्लोप है, एक कर्व है किसका, पीवी डायग्राम का, उसमें अगर उस ए बी लाइन के ऊपर अगर हम एक पॉइंट ले लें, ये देखिए ये जो कंप्लीट लाइन है इसके ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे जिन पे प्रेशर अलग होगा, वॉल्यूम जो है वो अलग होगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। थ्रू आउट दिस लाइन ए बी जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो आपका क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो जो ये ऑपरेशन है एक्सपेंशन का, इसको हम पीवी डायग्राम की हेल्प से देखिए ऐसे शो कर सकते हैं, ये आपका एक्सपेंशन का ऑपरेशन होगा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट जब आपकी जो ये गैस है वो V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम के बीच में एक्सपेंड कर रही है, उस टाइम पे किसी एक इंस्टेंट के ऊपर अगर हम जो सिस्टम की जो स्टेट है उसको अगर ए बी के ऊपर एक पॉइंट P ले लें, यहाँ पे इसको मैं दूसरे पॉइंट से ले रही हूँ, सपोज दिस इज स्मॉल p, ठीक है, ए बी के ऊपर, तो यहाँ से जो P है
इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं कहाँ पे, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम वाला जो एक्सिस है उस पे ज्वाइन कर देंगे। दिस इज पॉइंट P, स्मॉल p, एंड दिस इज पॉइंट Q। तो ये जो P से Q तक की जो हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? P से Q वाली जो हाइट है वो तो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं जब हमने ये पॉइंट लिया तो उस टाइम पे सिस्टम का प्रेशर कितना था, P था। तो PQ किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? प्रेशर को, ठीक है। और ये देखिए O से Q तक, O से Q तक मान लेते हैं इस टाइम पे जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो कितना है? OV को हम क्या लिख लेते हैं, सॉरी OQ को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, OQ को क्या लिख सकते हैं? OQ के अलोंग हमें प्रेशर मिलेगा या वॉल्यूम मिलेगा, इतना तो बता ही सकते हो ना? नो, OQ के अलोंग आपको नहीं पता? OQ जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपने वॉल्यूम लिया है। तो मैं OQ को क्या मान सकती हूँ कि जब ये एक्सपेंड हो रहा है, हाँ, तो इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? OQ क्या है? वॉल्यूम है। अगर हमने PQ को प्रेशर मान लिया है तो OQ को हम क्या मान सकते हैं? वॉल्यूम मान सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस V मान सकते हैं। तो यहां से अगर हम एक पॉइंट और ले लें यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लें जिसको हम S ले लें और इसको ज्वाइन कर दे इस पॉइंट को, कहाँ पे? ये यहाँ पे। तो इस S के कोरिस्पोंडिंग जो वॉल्यूम एक्सिस पे हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? R। तो यहाँ पे वॉल्यूम OQ, कुछ वॉल्यूम है, फिर OR भी आपके पास क्या होगा? वो भी वॉल्यूम होगा, लेकिन ये वॉल्यूम कम होगा, लेकिन OR वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। तो यहां से OR में से अगर OQ माइनस कर दोगे, ये देखिए ये इतना है OR और इतना है OQ, तो OR में से OQ माइनस कर दोगे तो आपको नहीं लगता आपको ये स्मॉल वॉल्यूम मिल जाएगा QR, जिसको आप क्या लिख सकते हो? DV लिख सकते हो। इसमें कोई डाउट है? ठीक है बेटा। और यहाँ से ये जो पॉइंट है S, ये हम ये मान लेते हैं, वैसे तो स्लोप के ऊपर है ये पॉइंट, लेकिन ये जो पॉइंट है S ये वेरी क्लोज है किसके? P के। तो ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हो ये एक स्ट्रिप बन गई है, इस स्ट्रिप की शेप हम क्या ले लेंगे? रेक्टेंगुलर ले लेंगे, ठीक है। तो जितना एरिया आएगा इस स्ट्रिप के अंदर जो कि रेक्टेंगुलर है, PQRS, PQRS के अंडर जितना एरिया आएगा, एरिया अंडर PQRS, वही होगा वर्क डन बाय द गैस। और इस वर्क डन को हम कितना लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? PQRS। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो देखिए, अगर इस पॉइंट S को भी हम वेरी क्लोज मान ले P के, तो जितने लेवल पे P है उतने ही लेवल पे S हो गया। तो PQ इसकी लेंथ हो जाएगी, SR भी लेंथ हो जाएगी, लेकिन QR इस रेक्टेंगल की क्या रहेगी? ब्रेथ। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो गया? PQ। PQ को हमने क्या लिखा था? प्रेशर लिखा था। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? QR और PS। और QR क्या है? QR है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम DV। तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना आ गया? PDV, ठीक है। और यही एरिया बेटा इक्वल होगा किसके? वर्क डन बाय द गैस। तो ये वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? PDV हो गया, समझ गए। और हमने अभी लिखा था वर्क डन बाय द गैस, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? पहले भी हमने यही लिखा था PDV, और ये होगा V1 से V2। तो ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आया था? W, क्योंकि यहाँ पे DW से W बन गया था, और ये क्या था? प्रेशर इंटू DV, स्मॉल वॉल्यूम। इस DV को ही हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अगर इनिशियल में लिमिट कितनी है? V1, तो फाइनल में ये एक्सपेंड होकर कहां तक पहुंच जाए? V2 तक पहुंच जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो देखिए पीवी डायग्राम से भी हमारे पास, जब हमने इसको पीवी डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया तो भी रिजल्ट हमारे पास वही आ रहा है। लेकिन अगर पीवी डायग्राम की हेल्प से ना करके हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक निकाला था तो भी रिजल्ट हमारे पास यही आया था।
तो ये था वर्क डन इन आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ पीवी डायग्राम। तो वर्क डन हमारे पास वही आया है P इंटू डीवी। कोई डाउट किसी को? बस यही एक्सप्लेन करना था। बोला था माइक ऑन करके। नहीं मुस्कान, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। मनीषा, अब क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चले आगे, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। मैंने कल आपको आइसोकोरिक और आइसोबारिक दोनों प्रोसेसेस जो थे वो करा दिए थे, ठीक है? क्लियर थे ना वो? एक पे आपके पास जो ग्राफ आया था वो कुछ ऐसा ग्राफ आया था, प्रेशर और वॉल्यूम, और दूसरा जो ग्राफ था वो ऐसा ग्राफ था, ठीक है? इसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम V1 मिला था, यहाँ पे कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम क्या था? V2 था। लेकिन यहाँ पे भी प्रेशर उतना ही था, इस पॉइंट पे भी प्रेशर सेम था। तो ये हो गया था आइसोबारिक के लिए, मतलब आइसोबारिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस था। ये कौन सा था? आइसोकोरिक, जहाँ पे वॉल्यूम आप देख रहे हो कंटिन्यू सेम है, लेकिन प्रेशर जो है वो क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये भी मैं आपको करा चुकी थी, तो इसको भी रिपीट ज्यादा नहीं जाएंगे डीप में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बहुत अच्छे से समझना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करें उससे पहले अगर आप मुझे रिवाइज करना चाहो तो ये बता दो कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें हमने किसको डिफाइन किया था, किसके कंसेप्ट को डिफाइन किया था? टेम्परेचर किया था, हीट किया था, इंटरनल एनर्जी किया था, वॉल्यूम किया था, क्या था? टेम्परेचर, यस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ नहीं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने टेम्परेचर के कंसेप्ट को स्टडी किया था। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप देखोगे कि हम कौन से कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। इन द लास्ट यू विल केम टू नो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है? और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और वही हमारा यूनिट भी है क्या? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक्स मीन्स चेंज होना, मतलब हीट एनर्जी का वन फॉर्म से या हीट एनर्जी का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज होना ही क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो हीट एनर्जी देंगे हम सिस्टम को, वो देखेंगे अदर एनर्जी फॉर्म्स में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? ये बोल रहा है whatever heat is given to the system, whatever amount of heat is given to the system, वो जो हीट है वो दो वेज में यूज होगी। कैसे? या तो वो हीट जो है, सपोज आपने DQ अमाउंट ऑफ हीट दे दी, एक पार्ट तो इस हीट का जो इंटरनल एनर्जी है उस वो इंक्रीज हो जाएगी उस हीट से, क्योंकि हीट के एब्जॉर्प्शन से टेम्परेचर चेंज होगा। एग्री? टेम्परेचर चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी उनको, और उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक सिस्टम एनर्जी चेंज हो जाएगी तो कैन वी से इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने की बात ये है कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप सिस्टम को दे रहे हो, या तो आप डायरेक्टली हीट कर रहे हो या सराउंडिंग से हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उससे एक पार्ट से तो उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। दूसरा अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज यूज्ड टू डू वर्क, ठीक है? दूसरा अमाउंट ऑफ हीट किस में यूज करेंगे? वर्क डन करने में। ये चीज समझ आई कि जितना भी amount of heat you are giving to the system, that amount of heat is used in two parts. A part of that heat is used to increase the internal energy of the system, and second part of that heat, जो remaining part जो रह गया है, उससे क्या होगा?
अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा सिस्टम, ठीक है, सराउंडिंग के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दिस इज द रिलेशन और स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो इन सबको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। अब यहां से समझ जाइए, इंटरनल एनर्जी है वो तो क्या है, एक पैरामीटर है और यू कैन से वेरिएबल है, किसका, जो सिस्टम की स्टेट को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो यहां से इंटरनल एनर्जी तो पैरामीटर है, वेरिएबल सॉरी पैरामीटर और वेरिएबल है सिस्टम का, और वर्क डन और एनर्जी याद होगा W, और इंटर आपके पास जो हीट एनर्जी है ये क्या है, मोड्स हैं, किसके, ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो मोड्स हैं, हीट और अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये सब याद रखा कीजिए, मतलब माइंड में रिलेट करते रहिए कि हाँ हमने पहले क्या स्टडी किया था। अब यहाँ से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट एनर्जी डी क्यू सप्लाई टू द सिस्टम इंक्रीजेस इट्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पार्शियली, ठीक है, du, and rest amount of the heat is spent in doing the work on the environment और surrounding में। तो जो भी आपने अमाउंट ऑफ हीट दी, उस अमाउंट ऑफ हीट से इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई है, मतलब ए पार्ट ऑफ हीट is used या spent in changing the internal energy of the system, and some part of that heat is used by the system to do work on the surrounding। ये चीज क्लियर। तो ये मीनिंग है इस इक्वेशन का कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए यहीं से। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। इसके अंदर यहाँ से हम साइन कन्वेंशंस स्टडी करेंगे। साइन कन्वेंशंस क्या होती है, देखिए, अगर डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि हम हीट सिस्टम को दे रहे हैं, वी आर गिविंग हीट टू द सिस्टम, ठीक है। अगर डी क्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब वी आर टेकिंग द हीट आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब जो हीट है वो हम सिस्टम से ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब डी क्यू पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट चीज क्लियर है। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग द साइन कन्वेंशन, वो क्या है, सेकेंड पॉइंट ये रहेगा बेटा कि जब भी आपने देखा होगा ना गैस एक्सपेंड कर रही है या हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है वो गैस के ऊपर हम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस या फिर वर्क इज डन बाय द गैस। तो हम वर्क डन बाय द गैस कब बोलेंगे और वर्क डन ऑन द सिस्टम या ऑन द गैस कब बोलेंगे। तो दो चीजें हैं, पहले क्या, जब भी गैस, व्हेन द गैस एक्सपेंड्स, गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो गैस का एक्सपेंशन होता है तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, बताइए, या तो वर्क डन बाय द गैस है या ऑन द गैस है इस केस में, एक्सपेंशन के केस में, बताओगे। ओके आपके लिए, हाँ बाय द गैस, हाँ सही बोल रहे हो, वर्क इज डन बाय द गैस। और बाय द गैस को हम देखिए ये भी बोल सकते हैं बाय द सिस्टम, क्योंकि जो गैस है वो भी सिस्टम का ही पार्ट है। तो यहाँ पे व्हेन गैस इज एक्सपेंडिंग तो वर्क इज डन बाय द गैस, और वर्क इज डन बाय द गैस, तो इस केस में डी डब्ल्यू जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। कोई डाउट तो नहीं। अब जब व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड, मतलब गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, गैस को हम कंप्रेस कर देंगे, मतलब उसके ऊपर प्रेशर को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम कुछ ऐसा आता है नेगेटिव स्लोप वाला। तो एक एक्सिस पे आपने प्रेशर ले रखा है, वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा जब प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन प्रेशर को आप बढ़ा रहे हो, देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम का डिक्रीज होना ही उसको हम क्या कह रहे हैं, कंप्रेशन। तो व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड तो प्रेशर मतलब इंक्रीज कर दिया, कंप्रेस होना मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो इस केस में वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द गैस। और यहाँ पे जो dw आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना। चले आगे। ओके, थर्ड कन्वेंशन ये है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब तो आप सबको पता है, मैं बता चुकी हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो थर्ड कन्वेंशन क्या है, थर्ड कन्वेंशन ये है कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना मतलब इंटरनल एनर्जी का भी इंक्रीज होना, और इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना मतलब डी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। समझ गए ना। सपोज इनिशियल में आपके पास इंटरनल एनर्जी कितनी थी, U1, फिर आपने सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, U2। तो U2 में से U1 को माइनस करोगे तो DU आएगा, लेकिन ये DU पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है सिस्टम का या सिस्टम का टेम्परेचर फॉल हुआ है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी बेटा, मतलब ये धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी, और U2 में से मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो ये जो DU है वो आपको कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। सेकंड कन्वेंशन, जब सिस्टम का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा मतलब जो आपकी गैस है वो कूल हो जाएगी, उस केस में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब DU आपके पास कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लियर है, कोई डाउट। चलें आगे। ओके, अब देखें हमने तीन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की बात की। पहले में किसका, हीट का चेंज होना, मतलब हीट कब पॉजिटिव रहेगी, हीट कब नेगेटिव रहेगी। तो जब हम हीट क्या कर रहे हैं, सिस्टम को दे रहे हैं तो DQ पॉजिटिव, जब सिस्टम में से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो DQ नेगेटिव। देन दूसरा हमने किसका किया, DW, कब पॉजिटिव होगा और कब DW नेगेटिव होगा। तो व्हेन वर्क क्या होगा, वर्क इज डन बाय द गैस तो DW पॉजिटिव, मतलब एक्सपेंशन में DW पॉजिटिव रहेगा और कंप्रेशन में DW नेगेटिव रहेगा। थर्ड हमने लिखा DU कब पॉजिटिव होगा और DU कब नेगेटिव होगा। तो DU पॉजिटिव कब होगा, व्हेन, बताएं, व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, और इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज करेगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर का इंक्रीज होना मतलब DU का पॉजिटिव होना, टेम्परेचर का डिक्रीज होना DU का नेगेटिव होना। क्लियर है, आगे चले। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हम बात कर ली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशंस की। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो पॉइंट्स क्या होंगे, थोड़ा सा देख लीजिए बस, अभी खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको मतलब फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इट अप्लाइज टू एवरी प्रोसेस इन नेचर। तो नेचर के अंदर जो भी प्रोसेस है उसके अंदर मेनली हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी नेचर के अंदर जो प्रोसेस है हमारे उनके अंदर क्या है, एप्लीकेबल है। दूसरा क्या है, चाहे मैटर की कोई भी स्टेट हो, मैटर की तीन स्टेट है हमारे पास, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तीनों ही स्टेट्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपका क्या है, अप्लाई होता है। तो इन ऑल द थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड। ये सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पॉइंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें ये देखना है कि जो तीनों क्वांटिटीज कौन सा, DQ,
डी यू एंड डी डब्ल्यू, जो तीनों ही अमाउंट है या तीनों ही क्वांटिटीज है, इनको हम एक्सप्रेस करेंगे आइदर इन जूल्स जो एसआई यूनिट है, और कैलोरीज जो कि एक बेसिक यूनिट है किसकी, एनर्जी की या हीट की या वर्क डन की। तो डी क्यू, डी यू या डी डब्ल्यू तीनों को ही हम एक्सप्रेस करेंगे आइदर इन जूल्स और इन कैलोरीज। फोर्थ आपका क्या है, जैसे जीरोथ लॉ किसको एक्सप्लेन करता है, जीरोथ लॉ एक्सप्लेन करता है टेम्परेचर को। इन द सेम वे आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा एक्सप्लेन करता है किसको, बताएं। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये चीज समझ आ गई कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। देन लास्ट पॉइंट है इसके बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट कि it is impossible to get work from any machine without giving it an equivalent amount of energy। समझ गए होगे, अभी कार्नोट साइकिल वगैरह जब हम करेंगे तो आप यू विल कम टू नो कि विदाउट गिविंग एनर्जी टू ए सिस्टम, टू ए मशीन, दैट मशीन कैन नॉट परफॉर्म वर्क, कैन नॉट डू वर्क। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया कि कोई भी जो मशीन है, for that machine it is impossible to do work if we are not giving energy। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, स्टीम की फॉर्म में हो सकती है, फ्यूल की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। तो जब तक आप उसको एनर्जी किसी भी फॉर्म में नहीं देते हो मशीन को, तब तक वो वर्क डन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस करते हैं। चलिए बेटा, एक न्यूमेरिकल कर लीजिए इससे पहले। ओके, एप्लीकेशन कर लेते हैं, उसके बाद कर लेना एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एप्लीकेशंस में हम क्या करेंगे, जो हम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे आइसोथर्मल, उसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा है, कैसे थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ, सॉरी, ये आइसोथर्मल प्रोसेस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसको आप अच्छे से याद कर लो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि सम पार्ट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड इन चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्ट ऑफ द एनर्जी और सम अमाउंट ऑफ हीट या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, ये आपके पास है। अब आइसोथर्मल के अंदर आपको पता है टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इनिशियल में अगर आपने टेम्परेचर T1 एज्यूम किया है, तो सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा, T1 होगा। तो T1 माइनस T1 मतलब ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो कितना आ जाएगा, 0। तो आपको नहीं लगता अगर टेम्परेचर 0 है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आपको नहीं लगता कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी सिस्टम की चेंज होगी, क्या नहीं चेंज होगी। तो मतलब अगर इनिशियल में इंटरनल एनर्जी U1 है और फाइनल इंटरनल एनर्जी भी कितनी है, U1 है, तो DU जो हम निकालते थे फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी, 0। ये चीज समझ आई आपको, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मतलब टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं, तो टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी चेंज नहीं होगा। और ये डी क्या दिखा रहा है आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यू कैन से इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये डी यू आइसोथर्मल के अंदर क्या हो जाएगा, 0। तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। ये चीज समझ आई बेटा, आगे समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से अब एक चीज और समझे आप, आपने जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट दी, वो हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में तो यूज हो नहीं रही। इसका मतलब कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट है वो किस में चेंज हो गई है, किस में यूज हो रही है, इन डूइंग द वर्क।
ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी किसकी, आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड आपके पास प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक में कल मैंने आपको बताया था कि जो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि जितनी आप हीट सिस्टम को दे रहे हो वो सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तभी तो एडियाबैटिक में हमने बोला था कि यहाँ पे एक्सचेंज होगा किसका, हीट का, बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो यहाँ पे एडियाबैटिक में नो हीट, सॉरी गलत बता दिया, एडियाबैटिक के अंदर तो हीट एक्सचेंज ही नहीं करेगी, है ना। एडियाबैटिक के अंदर नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसका मतलब सिस्टम से ना तो हीट बाहर जा सकती और सराउंडिंग में से ना सिस्टम के अंदर हीट एंटर कर सकती। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। तो अगर हीट का चेंज ही नहीं हो रहा है, सॉरी हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही, तो आपको नहीं लगता डी क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ से। अगर ये जीरो हो गया तो आप समझते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये हो जाएगी जीरो और ये हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और अगर ये जीरो है तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे आप समझ गए माइनस डी डब्ल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी यू कैसी है, नेगेटिव है, और डी यू नेगेटिव है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर पक्का क्या हुआ है, फॉल हुआ है, और टेम्परेचर फॉल हुआ है इसका मतलब क्या हुआ है, टेम्परेचर तभी फॉल होता है जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, गैस को कंप्रेस नहीं करते, कंप्रेस में तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर का फॉल होना, इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज होना, मतलब टेम्परेचर फॉल हुआ है पक्का। और टेम्परेचर फॉल तभी हुआ होगा जब गैस का क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ पे जो आपके पास हम क्या लिखोगे कि यहाँ पे जो गैस है वो क्या कर रही है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड हुई है। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए। एडियाबैटिक के अंदर डी क्यू कितना हो जाएगा, जीरो, डी क्यू जीरो तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अब यहाँ से डी यू नेगेटिव होना मतलब इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज होना, इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज होना मतलब टेम्परेचर का फॉल करना, और टेम्परेचर का फॉल करना मतलब गैस का एडियाबैटिकली एक्सपेंशन। समझ आ गया, क्लियर है सबको, ओके। थर्ड आपके पास प्रोसेस है, एप्लीकेशन है इसकी आइसोकोरिक। आइसोकोरिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइसोकोरिक में डीवी कितना हो जाता है, जीरो। अब ये देखिए आप सब समझते हो, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम रहने वाला है कांस्टेंट। जो आपने ऐसे ग्राफ बनाया था, पीवी डायग्राम बनाया था, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, P1, वॉल्यूम कितना था, V1। तो लास्ट में प्रेशर सिर्फ चेंज होगा, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ये एक्स डिक्रीज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम क्या रहने वाला है, ऐसे रहने वाला है, ठीक है। मतलब ये P2 और वॉल्यूम V ही रहेगा, V1 रहेगा। तो अगर फाइनल वॉल्यूम भी V1 है, इनिशियल वॉल्यूम भी V1 है, तो V1 माइनस V1 मतलब जो dV है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है, पहले भी 10 था बाद में भी 10 है, लास्ट तक सुबह से शाम तक देखिए कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। तो वॉल्यूम के अंदर डीवी, डीवी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर ये चेंज जीरो हो जाएगा तो डी डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू को अभी मैंने आपको बताया था, हमने लिखा था प्रेशर इंटू डीवी। तो ये डीवी जीरो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू जीरो, तो डी डब्ल्यू भी कितना, जीरो। और डी डब्ल्यू जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा डी यू प्लस जीरो। तो डी क्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा, डी यू के। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, चले ओके। नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास, आइसोकोरिक हो गया है, तो अब आ जाएगा आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या है आपके पास, आइसोबारिक में हम प्रेशर को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। फिक्स का मतलब कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर पहले भी P था, लास्ट तक P ही रहेगा। लेकिन क्या वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम तो चेंज होता है।
तो अमाउंट ऑफ वर्क डन dw कितना होगा p इंटू dv। p dv को हम क्या लिख सकते हैं, dv को हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1, या फिर p v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको माइनस कर दो किसमें से, फाइनल में से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम ये ले लें कि हमारे पास आइसोबारिक है, प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मान लेते हैं हमारे पास m मास का एक लिक्विड है। ठीक है, इसमें इस m मास को अगर आप हीट देने लगे तो ये वेपोराइजेशन में चेंज हो जाएगा, वेपर बनेगा, लेकिन इसका कब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जब तक ये कंप्लीट लिक्विड किस में चेंज नहीं हो जाता, वेपर के अंदर। तो यहाँ पे L अमाउंट ऑफ, ये बोल सकते हैं लेटेंट हीट होगी, m अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट जो आप सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो, सो दैट ये जो लिक्विड है ये लिक्विड से किस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए। तो आपको नहीं लगता यहाँ से dq इज इक्वल टू ml लिखना होगा हमें, मतलब मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट। इतनी हीट हिडन हीट है ना, जो लिक्विड को वेपर में चेंज करने में आपने दे दी। तो सिंपली हम यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq को हम क्या लिखेंगे, m इंटू एल, ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी dq को हम लिखेंगे, एक मिनट यहां से, हाँ ये आपके पास हो जाएगा ml, ये आपके पास रहा du, और प्लस dw को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अभी हमने लिखा था dw को, इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर v फाइनल माइनस v इनिशियल, सॉरी ये v इनिशियल। तो हमें यहाँ से du अगर निकालना हो तो du क्या आ जाएगा बेटा, ये जो टर्म है ये ml में से लेफ्ट हैंड आके माइनस हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा ml माइनस p vf माइनस v इनिशियल। क्लियर है, ये चीज समझ आ गई आपको जो लास्ट में कराई, ये चीज क्लियर है। आइसोबारिक में प्रेशर फिक्स रहेगा, प्रेशर फिक्स रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पी डीवी। तो प्रेशर को तो रखना है सेम, वॉल्यूम को चेंज करना है, तो मतलब V2 माइनस V1 या फाइनल माइनस इनिशियल। अब मान लेते हैं हमने m अमाउंट जो या m मास का एक लिक्विड ले लिया, उस लिक्विड को हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट तो दे ही सकते हैं, तो हीट दे रहे हैं, तो जब तक वो कंप्लीट मास ऑफ लिक्विड किस में चेंज नहीं हो जाता, वेपर में चेंज नहीं हो जाता, तब तक उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होगा, ये हमने देख लिया था चेंज ऑफ स्टेट में। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ हीट है जिसको हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं वो कितना होगा, m इंटू एल। ठीक है, ये L क्या है, लेटेंट हीट। तो dq जितनी अमाउंट ऑफ हीट दी वो कितना होगा, मास ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट, बस ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो यहां से साइक्लिक प्रोसेस, एक दो और एग्जांपल्स दे रखे हैं, वैसे सफिशिएंट है इतने। एक और अगर हम एग्जांपल ले लें तो ये है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम आपका इनिशियल पॉइंट से चला और वापस बहुत सारे चेंजेस के बाद वापस कहाँ पे आ जाता है, इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाता है। जैसे बहुत सारे चेंज हुए, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन वापस में वो फाइनल में कहाँ पे आ जाता है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है वही इसकी फाइनल स्टेट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो कितना है, 0 है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज इसकी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टेट है वो कैसी होगी, फाइनल पे हम जा रहे हैं लेकिन इसकी इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है, एक ही जगह है। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कि जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज है वो कितना होगा, 0। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज 0 होगा, तो ये आप छोटी छोटी चीजें हैं इनको याद रखें, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये हो गया 0, तो dq इज इक्वल टू dw, मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया था वो कितना होगा, dw के। ठीक है, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, कि जितनी भी आपने हीट एनर्जी दी है वो किसके इक्वल होगा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के अंदर नो चेंज।
तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप देख लेना। जैसे मेल्टिंग पॉइंट अगर हम ले ले, मेल्टिंग पॉइंट में कैसे आपकी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कैसे यूज हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी आपको पता है, जब तक आपके पास जो आइस है, सपोज आपके पास सॉलिड है, सॉलिड क्या है, आइस है, इस आइस को आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, सपोज इसका मास कितना है, एम, एम मास आपने सॉलिड ले लिया, मतलब आइस ले लिया। अब ये जो आइस है इसको आप हीट कर रहे हो, ठीक है, हीट एनर्जी दे रहे हो, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है जब तक ये कंप्लीट आइस किस में चेंज नहीं हो जाती, वाटर के अंदर चेंज नहीं हो जाती। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ हीट इस आइस ने एब्जॉर्ब की किसके अंदर, मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जब तक ये आइस मतलब वाटर में चेंज नहीं हुई तब तक आपने जो हीट तो दे रहे हो ना आप, लेकिन टेम्परेचर कितना शो कर रहा है थर्मोमीटर, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हीट देने से ही तो ये आइस वाटर में चेंज हुई है। तो जो मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर जो आपने हीट दी डी क्यू, वो किसके इक्वल हो जाएगी, मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट, जो आप दे तो रहे हो लेकिन हिडन हीट है, ठीक है। यहां से अब देखिए, यहाँ पे जब आपका सॉलिड या आइस किस में चेंज होता है, वाटर के अंदर, तो जो वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा ना बेटा, वो बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल चेंज है, इसलिए हम यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम को क्या पुट कर देते हैं, 0। और चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है तो यहाँ से डी डब्ल्यू जो कि है पी डी वी, वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपके पास डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये डी डब्ल्यू तो हो गया 0, प्लस ये हो गया डी यू, और डी क्यू को आप क्या लिखोगे, एम इंटू एल। समझ गए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास छोटी छोटी एप्लीकेशंस एक दो और होंगी, जैसे बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर है, ठीक है, बॉइलिंग प्रोसेस भी सेम ऐसे ही होगा, तो वो आप देख ले, ये आपके पास रहेगा। अब आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस। याद है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वैसे तो आप सब जानते हो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, एक है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इन दोनों स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला। अब ये हमें डिराइव करना है, तो इसको कैसे डिराइव करेंगे वो देखिए। सपोज हमने 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस ले लिया, 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वो आपने ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, इस गैस को एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, अगेन एनक्लोज कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कर लेते हैं P, V और T, ये इस सिस्टम की, मतलब इस गैस का इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ठीक है। अब पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो मान लेते हैं इस गैस को हमने 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस को हमने हीट किया, लेकिन किसके ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करना चाहिए बेटा हीट की वजह से। तो कितना टेम्परेचर, थ्रू ए स्मॉल टेम्परेचर dt, मतलब हमने हीट दी और हीट से उसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया, dt टेम्परेचर हमने उसको दिया, मतलब इतनी हीट हमने दी। तो हमें पता है कि यहाँ से जो अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की सिस्टम को, वो कितनी होती थी, वो होती थी Cv, 1 ग्राम ऑफ मोल लिया है इंटू dt, यही होगा, इतना अमाउंट ऑफ हीट हम उसको दे चुके हैं, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब dv कितना, 0, dv 0, तो यहां से dw भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq इज इक्वल टू du प्लस
ये हमारे पास क्या था, dw। तो dw तो हो गया जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dv क्या रहेगा, जीरो रहेगा। dv जीरो रहेगा तो dw मतलब pdv, तो ये भी कितना बन जाएगा, जीरो। तो ये टर्म तो बन गई जीरो। dq को हम क्या लिख सकते हैं, dq को हम लिख सकते हैं cv dt, और ये हो गया du। ये चीज समझ आई। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हमने निकाला तो du हमारा कितना आया, cvdt। इस रिजल्ट को एक तरफ लिख लेते हैं हम। कोई डाउट तो नहीं है ना, क्या कर रहे हैं? अब जिन्होंने ये स्पेसिफिक हीट्स वगैरह नहीं पढ़े हैं 7th यूनिट के अंदर, वो एक बार जाके रिवाइज कर ले वहां से। तो हमारे पास du कितना आ गया, cvdt, ये आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं किसकी, कांस्टेंट प्रेशर पे चलते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे सपोज हमने हीट दी 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस, और उस वन जो अमाउंट ऑफ हीट दी है, तो यहाँ पे सपोज अगेन टेम्परेचर राइज हुआ है कितने से, dt से। क्योंकि हम चाहे cp की बात करें चाहे cv की बात करें, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, टेम्परेचर तो राइज कर ही सकता है ना बेटा। तो फर्स्ट केस में भी टेम्परेचर राइज हुआ था dt से, इस केस में भी टेम्परेचर राइज हो गया dt से। तो यहाँ से जो हमने हीट दी उसको हम क्या लिखेंगे, cp1 इंटू dt, यही लिखेंगे। अब ये तो हो गई हीट। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, इस बार हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो dw कितना आ जाएगा, dw हम लिखते हैं प्रेशर इनटू dv, यही लिखते हैं। तो यहां से अब इसको मैं dq डैश लिख दूं सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इनिशियल में भी हमने dq ही लिखा था। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो हम हीट दे रहे हैं उसको हम dq डैश से लिख रहे हैं, तो dw को भी dw डैश से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास dw हो गया, ये dq हो गया। तो यहां से जो हम अब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे वो क्या होगा, dq डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस dw डैश। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। dq डैश को क्या पुट कर सकते हैं, ये रहा cp dt, du डैश प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, pdv, ये लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि दोनों केसेस में जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो कितने से राइज हुआ है, dt से राइज हुआ है। तो इसका मतलब दोनों में टेम्परेचर अगर dt से राइज हुआ है और टेम्परेचर के राइज करने से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, तो दोनों केसेस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हुआ होगा, मतलब du और du डैश, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। फिर से समझिए, फर्स्ट केस में भी टेम्परेचर किससे राइज हुआ था, dt से, और सेकंड केस में भी टेम्परेचर किससे राइज हो रहा है, dt से। तो टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो दोनों केस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, मतलब जो du है वो पक्का du डैश के इक्वल होगा। ये बात एग्री कर रहे हो, दिस du इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब वॉल्यूम हमने क्या रखा, कांस्टेंट। ये du डैश क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ये मैं लिख सकती हूँ। यहां से du किसके इक्वल हो जाएगा, du डैश के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताएं, नो। अब हम क्या करेंगे, du ये रहा आपके पास, du डैश ये रहा, सॉरी du डैश के हमें अभी पहले देखते हैं। हमने लिखा कि du इज इक्वल टू du डैश, इसको ऐसे लिख लेते हैं du डैश इज इक्वल टू du, ठीक है। अब यहां से du डैश है उसको हम क्या लिख सकते हैं, du की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, du डैश इज इक्वल टू du क्या है, cv dt। ये चीज समझ आ गई, यहाँ पे हमने इस du की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है बेटा। अब ये देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, du डैश इज इक्वल टू du इज इक्वल टू cv dt, ये मैंने लिख दिया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें इसमें वैल्यू किसकी पुट कर दोगे आप, du डैश की वैल्यू पुट कर दोगे, कहाँ से, यहाँ से। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसे बनेगी, cp dt इज इक्वल टू du डैश क्या है, cv dt है, प्लस क्या है, pdv है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।
इसको आप शिफ्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा Cp माइनस Cv, और हमने कॉमन क्या ले लिया, dt, और एक इसके इक्वल है P dV के। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सबको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT। तो यहाँ से अगर हमें क्या चाहिए, हमें तो P dV चाहिए, तो P dV जब स्मॉल वॉल्यूम होगा तो उस केस में टेम्परेचर को भी हम क्या ले सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, RDT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv, और ये dt इज इक्वल टू RDT, dt से dt कैंसिल, Cp minus Cv is equal to R, and this relation is between the two principal specific heat of a gas at constant pressure and volume। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, एंड दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब समझ आ गया है।